नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल लखन माली पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं संस्कृत साहित्य की अगली क्लास। दोस्तों, चाहे आप रीट की तैयारी करो, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये कॉमन टॉपिक है। जहां जहां पर ये आपका टॉपिक चलता है उसमें आप इसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत ही सुंदर तरीका से बताया जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको हम भवभूति जी के विषय में बताएंगे। इनके जो भी नाटक हैं उनको पूरा आपको बताया जाएगा अच्छे से, डिटेल से। इसके अलावा जो भी फैक्ट इसमें एग्जाम में पहले पूछे गए हैं वो भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं, और जो भी एग्जाम में पूछने के लायक हैं, जो मोस्ट हैं, वो सब कुछ आपको इसमें बता दिया जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा है हमारा टॉपिक है भवभूति। भवभूति जी के विषय में हम आपको सारी जानकारी यहाँ देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे समय की। ठीक है, इनका जो जन्म समय है वो कितना माना जाता है। जन्म समय से भी प्रश्न पूछा जाता है, कई बार किसी भी कवि का पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो देखिए, इनका जन्म समय 680 ईस्वी से 750 ईस्वी के मध्य माना जाता है। अर्थात आप यूं समझ सकते हैं कि 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या फिर 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। ठीक है, 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बीच में इनका जन्म समय स्वीकार किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। आगे चलिए, आगे बात आती है इनके जन्म स्थान की। इनके जन्म स्थान की बात आती है कि इनका जन्म स्थान कहां पर माना जाता है। इनका जन्म स्थान माना जाता है दोस्तों पद्म पुराण, विदर्भ देश, महाराष्ट्र में। पद्म पुराण, विदर्भ देश, महाराष्ट्र में इनका जन्म स्थान माना जाता है। कहां पर? विदर्भ देश, महाराष्ट्र। याद रखना, विदर्भ देश, महाराष्ट्र। अब आगे देखिए, जो फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो नीचे मैंने लिखे हैं। सबसे पहले माता का नाम, ऐसा सवाल पूछा गया है। माता पिता का नाम कई बार सवाल एग्जाम में आया है। तो माता का नाम है इनकी जातुकर्णी। क्या नाम है? जातुकर्णी। पिता का नाम है नीलकंठ। क्या नाम है भैया? नीलकंठ। यदि प्रश्न आ गया कि भवभूति की माता का नाम क्या है, जातुकर्णी, पिता का नाम नीलकंठ। इनके पितामह का नाम है भट्ट गोपाल। क्या नाम है? भट्ट गोपाल। ठीक है। इसके बाद में है गुरु का नाम। इनके गुरु का नाम कुमारिल भट्ट या ज्ञान निधि। ठीक है, ये नाम मिलते हैं, या तो ज्ञान निधि या कुमारिल भट्ट, ये नाम इनके मिलते हैं। तो गुरु का नाम कुमारिल भट्ट या ज्ञान निधि, ऐसा आपको याद रखना है। अब एक हमारा सवाल पूछा गया है कि भवभूति जी का मूल नाम क्या है। ऐसा सवाल एग्जाम में आया है, अब आगे भी आ सकता है। तो इनका मूल नाम है श्रीकंठ। क्या नाम है? श्रीकंठ भवभूति जी का मूल नाम है, ओरिजिनल नाम। आगे है उपाधि। इनकी उपाधि है भवभूति। जो आप भवभूति देख पा रहे हैं, ये इनकी उपाधि है, मतलब इनको एक प्रकार से उपाधि दी गई है। लेकिन इनका ओरिजिनल नाम की बात पूछी जाए तो ओरिजिनल नाम इनका जो है वो श्रीकंठ है। क्या है? श्रीकंठ। अब बात करते हैं गोत्र की। तो ये काश्यप गोत्र के माने जाते हैं। किसमें? काश्यप गोत्र, यानी कि उदुम्बर वंशीय ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म माना जाता है। अब आता है आगे आश्रयदाता। आश्रयदाता है इनके राजा यशोवर्मा। ठीक है, राजा यशोवर्मा आश्रयदाता माने जाते हैं इनके। कभी कभी आश्रयदाता को लेकर भी प्रश्न बन जाता है, जैसे भवभूति जी के आश्रयदाता कौन है? राजा यशोवर्मा। ठीक है ना। ऐसे चलिए आगे देखते हैं। अब इनके कुछ उपनाम भी प्राप्त होते हैं मित्रों। क्या? उपनाम। अब कौन कौन से इनके उपनाम हैं हमने यहां पर लिखे हैं। आपको याद रखना है कि किन किन उपनामों से इनको जाना जाता है। उपनामों में से प्रश्न जरूर बन सकता है। ठीक है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में यदि आपका सवाल बनेगा तो यहां से जरूर बनता है। ठीक है, हो सकता है कि रीट में ऐसा सवाल नहीं पूछे, लेकिन फैक्ट तो है ही, मोस्ट फैक्ट है, पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप देखिए, इनको वश्यवाक एक नाम है, वश्यवाक। इनको वश्यवाक कहा जाता है।
ये इनके उपनाम हैं। वश्य वाक का मतलब होता है जिसके वश में वाणी हो, जिसके वश में वाणी हो उसको हम कहते हैं वश्य वाक। ठीक है। इसके बाद में है परिणत प्रज्ञ। परिणत प्रज्ञ ये भी एक हमारा उपनाम है इनका। इसका अर्थ होता है परिणत प्रज्ञ का, यानी कि पक गई हो जिसकी बुद्धि, जिसकी बुद्धि परिपक्व हो गई हो या पक गई हो उसको कहते हैं परिणत प्रज्ञ। इसके बाद में 3 नंबर पे है उपनाम पद वाक्य प्रमाणज्ञ। पद वाक्य प्रमाणज्ञ मतलब ये व्याकरण मीमांसा और न्याय के ज्ञाता इनको माना जाता है, इसीलिए उपनाम हो गया पद वाक्य प्रमाणज्ञ। 4 नंबर पे उम्बेक है। दार्शनिकों के बीच में इनको उम्बेकह नाम से भी जाना जाता है। उम्बेकह इनका नाम भी प्राप्त होता है दार्शनिकों के मध्य में। आगे है शब्द ब्रह्म का ज्ञाता इनको कहा जाता है। ये भी एक उपनाम है, शब्द ब्रह्म का ज्ञाता। प्रश्न आ गया कि शब्द ब्रह्म का ज्ञाता किसे कहा जाता है, या वश्यवाक का उपनाम किसका है, या वश्यवाक किसके लिए आया है, पद वाक्य प्रमाणज्ञ किसके लिए कहा गया है, परिणत प्रज्ञ किसके लिए कहा गया है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक। आगे है वक्रोक्ति के कवि किसे कहते हैं, तो ये भी उपनाम है भवभूति जी का। वक्रोक्ति के कवि कहा जाता है इनको। आगे है 7 नंबर पे यथार्थ नामा या फिर अभिधा के कवि। यथार्थ नामा या अभिधा के कवि ये इनका उपनाम है। ठीक है। इसके बाद में आगे चलिए, आगे कह रहे हैं काव्य शास्त्र का सार्थवहा कहा जाता है इनको। काव्य शास्त्र का सार्थवहा का मतलब सारथी, सार्थवहा का मतलब सारथी। प्रश्न आ गया, मान लो कि काव्य शास्त्र का सार्थवहा किसे कहा जाता है, तो जवाब होगा आपका भवभूति जी को कहा जाता है। ऐसे तो ये सारे ही मोस्ट फैक्ट हैं बच्चों। देखिए लास्ट है एक हमारा, वाल्मीकि का अवतार किसे कहते हैं। वाल्मीकि का अवतार भवभूति जी को कहा जाता है, और ऐसा किसने कहा, राजशेखर जी ने कहा है। ऐसा किसने कहा है भैया, राजशेखर ने अपने जो ग्रंथ लिखा है उन्होंने बाल रामायण, बाल रामायण के लेखक राजशेखर जी हैं, तो उन्होंने ही कहा है ये क्या, वाल्मीकि का अवतार किसके लिए कहा है, भवभूति जी के लिए कहा है, और स्वयं के लिए भवभूति का अवतार कहा है राजशेखर जी ने। ऐसे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, समझ गए कि नहीं बात। तो यहां पर देखिए मैंने आपको 9 उपनाम बताए हैं। यहां पर ये 9 उपनाम बहुत ही मोस्ट हैं। आप चाहे कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इनको अच्छे से याद रख लेना, इनमें से जरूर आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए मित्रों, आगे है यहां पर पर्वतीय भूमि। पर्वतीय भूमि क्या है, एक फैक्ट है ये, इसलिए मैंने अलग से इसको सेपरेट करके लिखा है। इसका मतलब है गोवर्धन आचार्य यानी कि आर्या सप्तशती के जो लेखक हैं गोवर्धन आचार्य जी, इन्होंने भवभूति की वाणी को पर्वतीय भूमि कहा है। देखिए कितना बढ़िया फैक्ट है दोस्तों। मान लो आ गया कि पर्वतीय भूमि क्या है, तो ये भवभूति की वाणी है। भवभूति की वाणी को पर्वतीय भूमि कहा है। किसने कहा, गोवर्धन आचार्य जी ने कहा। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना होगा। ठीक है। आगे चलिए, आगे है रीति की बात करते हैं, तो इनकी रीति वैदर्भी व गौड़ी मानी जाती है। वैदर्भी व गौड़ी रीति मानी जाती है भवभूति जी की। और गुण की बात करें तो तीनों का समन्वय इसमें मिलता है, प्रसाद, माधुर्य और ओज गुण। तीनों गुणों का इसमें आपको मिक्सचर मिलेगा, यानी तीनों का समन्वय आपको देखने को मिलता है। इसलिए यदि पूछा जाए कि गुण, तो गुण में प्रसाद, माधुर्य और ओज गुण तीनों आएंगे। और रीति की बात की जाए तो रीति वैदर्भी और गौड़ी आपको याद रखनी है। अब यहां पर भी हमने 2 हिस्सों में विभक्त कर दिया। कैसे, उत्तर रामचरितम जो इनका नाटक है उसमें तो वैदर्भी रीति याद रखनी है, और
मालती माधव और महावीर चरितम जो इनके दो नाटक हैं, इन दोनों नाटकों में गौड़ी रीति याद रखनी है आपको। कौन सी रीति? गौड़ी रीति याद रखनी है। यहां से भी प्रश्न बन सकता है आपका, ठीक है। यानी कौन सी रीति है? तो उत्तर रामचरित में तो वैदर्भी रीति याद रखनी है, और मालती माधव और महावीर चरितम में आपको गौड़ी रीति याद रखनी है मित्रों, ठीक है ना। ऐसे चलिए आगे इसमें एक फैक्ट और है, उसको भी देख लेते हैं। देखो कह रहे हैं प्रिय छंद, तो प्रिय छंद है इनका शिखरणी। क्या है? शिखरणी। शिखरणी आप जानते होंगे, कैसे बोलते हैं शिखरणी को? रसै रुद्रै छिन्ना यमन सभुलाग शिखरणी। इस तरह से शिखरणी को बोला जाता है, ठीक है ना। ऐसे अब देखो इनका प्रिय छंद यदि पूछा जाएगा तो क्या जवाब देना है? शिखरणी। अब शिखरणी की प्रशंसा सुवृत्त तिलकम में क्षेमेंद्र ने की है और उसे निर्गल तरंगिणी अर्थात निर्बाध गति से बहने वाली नदी कहा है। निर्गल, निर्गल तरंगिणी, निर्बाध गति से बहने वाली नदी, ऐसा कहा है। तो ये शिखरणी के लिए इन्होंने बोला है, ठीक है ना। ऐसे आगे है इसमें प्रिय रस। प्रिय रस की बात करें तो करुण रस है। इन्होंने करुण रस को रसराज कहा है। कितना बढ़िया फैक्ट है। रसराज किसे कहा जाता है? यदि प्रश्न आ जाए तो चक्कर में पड़ जाओगे कि यह रसराज क्या है। ये करुण रस को रसराज कहा है, ठीक है ना। और इनका प्रिय रस भवभूति जी का करुण रस है, इन्होंने करुण रस को रसराज कहा है। तो रसराज किसने कहा है? भवभूति जी ने कहा है। और किसको कहा है भैया? तो ये कहा है करुण रस को। ऐसे आपको याद रखना है। तो ये हमारे बहुत ही मोस्ट फैक्ट हैं, इनमें से एग्जाम में सवाल जरूर बनेगा। और पहले जो प्रश्न आ चुका है वो भी आपको इसी में शामिल कर दिया गया है फैक्ट। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए मित्रों, इनसे संबंधित कुछ प्रशस्तियां हैं, मतलब प्रसिद्ध वचन। इनसे संबंधित कुछ प्रसिद्ध वचन भी हैं। अब वो कौन कौन से वचन हैं, एक बार हम उन पर भी नजर डालते हैं। प्रसिद्ध वचन कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देखेंगे। यहां पर कौन कौन सी प्रशस्तियां हैं इनके विषय में। तो यहां सबसे पहले है कवयः कालिदासादयः भवभूतिर महाकवि। कितनी सुंदर बात कही है। मतलब इसका मतलब है कि कालिदास आदि तो केवल कवि हैं, जबकि भवभूति महाकवि है, ऐसा इनके विषय में कहा जाता है। ये इनकी प्रशंसा में जो कहे गए कथन हैं, कही गई जो बातें हैं, वो ही प्रशस्तियां हैं। इनकी प्रशंसा में जो कुछ बोला गया है, जो प्रसिद्ध वचन है इनके विषय में, वो प्रशस्तियां हैं। तो कवयः कालिदासादया भवभूतिर महाकवि ही। इसके बाद में है कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते। मतलब इसका मतलब है कि भवभूति ने ही करुण रस का विस्तार किया है। किसने किया है? भवभूति ने ही करुण रस का विस्तार किया है, ऐसा इसका मतलब है। इनके विषय में ये प्रशस्ति है। आगे चलिए 3 पे हम देखते हैं। 3 नंबर प्रशस्ति में क्या कहा जा रहा है? तो यहां कह रहे हैं कि उत्तरे रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते। इसका क्या मतलब है सुनिए भैया। तो इसका मतलब हो जाएगा कि राम के उत्तर चरित्र वर्णन में भवभूति का विशेष स्थान है, या उत्तर रामचरित में भवभूति अन्य कवियों से बढ़कर हैं। मतलब उत्तर रामचरित में इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, अन्य कवियों से अच्छा वर्णन इन्होंने किया है, इसीलिए यह कहा गया है। 4 नंबर पे है एको रसः करुण एव निमित्त भेदाद भिन्नः। इसका मतलब हो जाता है कि इनकी दृष्टि में एकमात्र रसराज करुण रस है, अन्य सभी भेद मात्र हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है ना, क्योंकि करुण रस को ये रसराज मानते हैं। आगे है 5 नंबर पे भवभूते है कवींद्रस्य वाणी काम दुघा मता।
मतलब समझे, इसका मतलब है कि कवींद्र भवभूति की वाणी कामधेनु के समान है। किसके समान है? कामधेनु के समान है। इसीलिए कहा है भवभूते कवींद्रस्य वाणी काम दुघा मता। आगे है 6 नंबर पे, भवभूतेस्तु सर्वस्वम उत्तर चरितम मतम तत्रापि च तृतीयोंकः तत्र श्लोकः चतुष्टयम्। अर्थात भवभूति का सर्वस्व उत्तर रामचरितम है और उसमें भी तृतीय अंक के अंदर 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं, ऐसा कहा गया है। तो ये इनसे संबंधित कुछ विशेष कथन थे, प्रसिद्ध वचन थे या इनकी प्रशस्तियां थीं, इनकी प्रशंसा में ऐसा कहा गया। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। आगे देखो, एक लाइन नीचे लिखी है हमने, इनके नाटकों में विदूषक का अभाव है। इनके जो नाटक हैं, इनके नाटकों में विदूषक नहीं मिलेगा, अभाव है, विदूषक नहीं है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। आगे चलिए, आगे हम बता रहे हैं इनकी रचनाएं। इनकी जो रचना है वो कौन कौन सी हैं, एक बार यहां पर आप देख लीजिए। तो यहां पर रचनाएं इनकी टोटल 3 हैं। देखो यहां पर टोटल 3 रचना है। पहली है आपकी मालती माधवम, इसके बाद में महावीर चरितम और उत्तर राम चरितम। इनके केवल 3 ही नाटक हैं। कितने नाटक हैं? 3 नाटक हैं इनके। एक है मालती माधव, ये प्रकरण विधा के अंतर्गत आता है। यहां से सवाल एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारी एग्जाम में ऐसा सवाल आया है कि मालती माधव किस विधा के अंतर्गत आता है, या फिर महावीर चरितम किस विधा के अंतर्गत आता है, या उत्तर रामचरितम किस विधा में है, या कितने अंक हैं। ऐसे सवाल जरूर आते हैं। तो यहां याद रखना, मालती माधव जो है वो नाटक नहीं, प्रकरण याद रखना है। ठीक है, और इसमें टोटल आपके 10 अंक हैं, ये भी याद रख लेना दोस्तों, प्रश्न जरूर बनेगा। नंबर 2 पे है महावीर चरितम, ये नाटक है आपका और इसमें टोटल 7 अंक हैं। महावीर चरितम में 7 अंक हैं। तीसरा है उत्तर रामचरितम, ये भी नाटक है और इसके अंदर भी 7 अंक हैं। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। तो भवभूति जी ने टोटल 3 नाटक लिखे हैं, 1-2 तो नाटक हैं और एक प्रकरण है। ये 3 इनकी रचनाएं हो जाती हैं। अब इनकी तीनों रचनाओं के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, एक एक को डिटेल से आपको बताएंगे। जो जो विशेष फैक्ट हैं उनकी यहाँ पर चर्चा की जाएगी और जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे फैक्ट भी आपको इसमें शामिल कर दिए जाएंगे। तो चलिए एक एक को हम अब देखते हैं। सबसे पहला मालती माधव को ही समझते हैं। देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम इनकी रचनाओं को समझते हैं। तो रचनाओं में सबसे पहले हम समझ रहे हैं मालती माधवम को। मालती माधवम के विषय में हम जानेंगे। सबसे पहले क्या प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है? सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि ये किस विधा के अंतर्गत है। तो ये है आपका प्रकरण में। ठीक है, प्रकरण विधा के अंतर्गत इसे माना जाता है और इसमें अंक कितने हैं? तो इसमें 10 अंक हैं। यहां से हमारे 2 प्रश्न बन जाते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो विधा हो गई, प्रकरण और अंक हो गए 10। इसके बाद में बात आती है नायक। इसमें नायक कौन है? प्रश्न आ गया कि मालती माधव में नायक कौन है, तो आपको जवाब देना होगा माधव है। इसमें नायक माधव है। और ये माधव नायक है, ये किस प्रकार का है? तो लिखना होगा धीर प्रशांत प्रकृति का है। ये इसका जो नेचर है वो धीर प्रशांत प्रकृति का माना जाता है। और जो माधव है ये विदर्भ राज के मंत्री देवराज का पुत्र है। ये कौन है? ये विदर्भ राज मंत्री देवराज का पुत्र है। ये ऐसे भी याद रखना है आपको। ठीक है ना। आगे चलिए, नायक के बाद में प्रतिनायक याद रखना है। नायक याद रखना है माधव है। माधव धीर प्रशांत प्रकृति का है और ये माधव जो है ये विदर्भ राज के मंत्री देवराज का पुत्र है। अब आगे है प्रतिनायक कौन है? तो प्रतिनायक में नंदन का नाम याद रखना है। नंदन,
अब नंदन कौन है भैया? नंदन है राजा का सचिव, राजा का सचिव है ये नंदन। ठीक है, मैं जब कथानक समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नंदन कौन है। ठीक है ना, मैं अभी शॉर्ट में बताऊंगा अभी नंदन के बारे में। आगे है नायिका, इसमें एक्ट्रेस कौन है भैया? नायिका कौन है? नायक पता चल गया, तो नायिका है इसमें मालती। कौन है? मालती। अब देखो, मालती नायिका है और माधव नायक है, इन दोनों को जोड़ करके नाटक का नाम बन गया मालती माधवम। बन गया कि नहीं? क्या बन गया? मालती माधवम, दोनों को मिला दिया है। अब जो मालती नायिका है ये किस प्रकार की है? तो याद रखना, स्वकीय प्रकृति की है। किस प्रकृति की है? स्वकीय प्रकृति की है। ये कौन है? पद्मावती नरेश के मंत्री भूरी बसु की पुत्री है ये मालती। ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई मालती कौन है, तो याद रखना है पद्मावती नरेश के मंत्री भूरी बसु की पुत्री है। ठीक है, ऐसे आगे है, इसका आधार क्या है? जो ये मालती माधवम लिखा गया है, इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है बृहत कथा। इसका आधार बृहत कथा माना जाता है। कहीं कहीं पर कवि कल्पना में इसको मानते हैं, कवि कल्पना के आधार पर इसका आधार मानते हैं। ठीक है, और एक बृहत कथा भी इनका आधार माना जाता है। ऐसे अब बात आती है प्रधान रस की, कि इसमें प्रधान रस कौन सा है? तो प्रधान रस है श्रृंगार रस। मालती माधव में प्रधान रस श्रृंगार रस है। रीति की बात करें तो दोस्तों गौड़ी रीति है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको रीति के बारे में। तो गौड़ी रीति है। और गुण की बात करें तो इसमें दो गुण याद रखने, प्रसाद और माधुर्य। प्रसाद व माधुर्य गुण याद रखना है आपको। मालती माधव के अंदर गुण प्रसाद और माधुर्य, रीति गौड़ी, प्रधान रस श्रृंगार। और किस आधार, इसका आधार क्या है? इसका कथा का बृहत कथा या बहुत जगह पर कवि कल्पना ऐसा माना गया है। ठीक है, नायक माधव है, नायिका मालती है, प्रतिनायक नंदन है। आगे चलिए, अब इसमें जो विशेष बातें हैं वो मैं आपको आगे और बता रहा हूं। अब देखो दोस्तों, यहां पर इस नाटक के अंदर, यानी जो मालती माधव हमारा नाटक के अंदर प्रकरण है, इसके अंदर देखिए दो प्रणय कथाएं चलती हैं, यानी इसमें दो प्रेम कहानी चलती हैं। कितनी? दो प्रेम कहानियां इसके अंदर चलती हैं। कैसे? देखो, एक तो देखो माधव और मालती की चलती है, दूसरी चलती है मकरंद और मदयंतिका। मदयंतिका। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं मित्रों। यहां पर जो माधव है, माधव नायक है, आपको पहले ही बता दिया हमने, मेन एक्टर है इसके अंदर। अब माधव का दोस्त है मकरंद। कौन है? माधव का दोस्त मकरंद है, दोनों दोस्त हैं। माधव प्रेम करता है मालती से, यानी कि ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं, माधव और मालती। मालती की सखी है मदयंतिका। कौन है? सखी। मालती की सखी मदयंतिका है। और इधर जो मदयंतिका है, इस मदयंतिका का भाई है नंदन। कौन है? मदयंतिका का भाई नंदन है। समझना बात को। और मदयंतिका और मालती दोनों सखी हैं। मदयंतिका का भाई नंदन है। अब नंदन जो है ये मालती को चाहता है, उसको देख देख करके, और मन मन में उससे प्रेम करता है। लेकिन मालती नंदन को नहीं चाहती, क्योंकि मालती माधव को चाहती है और नंदन मालती को चाहता है। नंदन मालती से विवाह करना चाहता है कैसे भी करके, येन केन प्रकारेण, जबकि मालती माधव को चाहती है और मदयंतिका मकरंद को चाहती है। मकरंद माधव का मित्र है। बात को समझना। अब तो अब क्या किया जाता है, यहां पर एक मतलब एक छल किया जाता है नंदन के साथ में। अब यह छल कैसे होता है दोस्तों? यहां पर मकरंद मालती के वेश में आकर के और नंदन से शादी कर लेता है। समझ गए बात को? यानी नंदन से
मकरंद मालती के वेश में शादी करता है, यानी शादी कौन करता है इससे? मकरंद करता है। कौन करता है? मकरंद, लेकिन वो मालती के वेश में करता है। अब नंदन तो ये सोच रहा कि मैं तो मालती से शादी कर रहा हूं, जबकि उसको पता नहीं था कि मालती नहीं है बेटा, ये तो मकरंद है। इसने वेश बदल लिया, मालती बन के बैठ गया, फेरे ले रहा है उससे, मंडप पे बैठ गया। कौन? मकरंद, मालती बन के। क्योंकि मकरंद अपने दोस्त की सहायता कर रहा है, क्योंकि मकरंद का दोस्त माधव है, माधव मालती को चाहता है। तो फिर बताइए भाई, मालती से शादी कैसे करवा देता वो? इसलिए मालती खुद बन गया और नंदन की शादी हो गई। ऐसे करके छल हो गया और बाकी कहानी आप समझ ही गए आगे क्या होता है। ठीक है, बाद में मकरंद और मदयंतिका का विवाह हो जाता है लास्ट में। ठीक है, मालती और माधव का गांधर्व विवाह हो जाता है। ऐसे इसमें दो प्रकार से ये कथाएं चलती हैं, यानी कहने का मतलब दो कथाएं चलती हैं, मालती और माधव की चलती है और मकरंद और मदयंतिका की चलती है। दोनों की इसमें बराबर चल रही है प्रेम कहानी। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से कि मालती माधव क्या है। ठीक, आगे चलो। अब देखो आगे देखते हैं दोस्तों, यहां लिख रहे हैं कि इस नाटक पर भास के अभिमारक नाटक का प्रभाव है। एक सिंपल सी बात है, ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। आगे लिख रहे हैं तंत्र विद्या और बलि प्रथा का उल्लेख किया गया है। इसमें दो बातों पर विशेष उल्लेख है, तंत्र विद्या और बलि प्रथा का उल्लेख यहां पर मिलता है। ठीक, आगे है कथानक की बात आती है। इसमें क्या कथा वस्तु है, क्या कथानक है इसका? तो सुनिए, इसमें मालती माधव और मदयंतिका मकरंद के प्रणय परिणय का वर्णन है। इन दोनों कथाएं के बारे में यहां पर डिटेल से जानकारी है। हालांकि मैंने आपको समझा दिया अभी अभी कि इसमें जो प्रेम कथाएं हैं वो किस तरह से चलती हैं। अब मैं यहां पर शॉर्ट में आपको कथानक समझा देता हूं, सुन लीजिए। मालती और माधव का प्रेम। राजा का सचिव नंदन मालती से विवाह करना चाहता है। कौन? राजा का सचिव नंदन मालती से विवाह करना चाहता है। मालती के वेश में मकरंद का नंदन से विवाह करना। सन्यासिनी कामंदकी द्वारा मालती और माधव के गंधर्व विवाह का प्रयास किया जाता है। इसके बाद में अघोर घंट की शिष्या कपाल कुंठला द्वारा मालती की बलि का प्रयास किया जाता है, यानी मालती की बलि देने का प्रयास किया जाता है। माधव द्वारा उसे बचा लिया जाता है। मालती व माधव का गांधर्व विवाह हो जाता है और लास्ट में मकरंद और मदयंतिका का भी विवाह हो जाता है। इस तरह दोनों का सुखद मिलन हो जाता है, मालती का माधव के साथ, और इधर मदयंतिका और मकरंद का मिलन हो जाता है। इसी के साथ मालती माधवम नाटक पूर्ण हो जाता है। तो कैसा लगा दोस्तों, जरूर बताना। ठीक है, तो हमारा ये एक हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं आगे, दूसरा है हमारा महावीर चरितम। तो चलिए सेकंड नंबर पे समझते हैं महावीर चरितम। अब देखिए दोस्तों, नंबर 2 पे आ रहा है महावीर चरितम। ठीक है, भवभूति जी का दूसरा नाटक है महावीर चरितम। अब देखो इसमें क्या क्या विशेष बातें हैं। सबसे पहले तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि महावीर चरितम में जो महावीर है ये किसके लिए आया है, ऐसा सवाल एक बार एग्जाम में आया था। ठीक है, तो महावीर शब्द जो है ये श्री राम के लिए आया है। महावीर चरितम में महावीर शब्द भगवान श्री राम के लिए प्रयुक्त हुआ है, पहली बात। इसके बाद में ये किस विधा में आता है, तो महावीर चरितम नाटक है। इसमें टोटल 7 अंक हैं। इसमें नायक कौन है, इसमें श्री राम नायक हैं। कौन है इसमें नायक? श्री राम। अब ये नायक किस प्रकार के हैं, तो याद रखना धीरोदात्त प्रकृति के नायक हैं। ये कौन है? धीरोदात्त प्रकृति के नायक हैं। अब नायिका कौन है भैया? नायक पता चल गया, तो नायिका कौन है? सीता जी। अब सीता जी स्वकीय प्रकार की नायिका है, स्वकीय। ठीक है ना। आगे है विदूषक कौन है, तो आपको बता दें इसमें कोई भी विदूषक नहीं है, इसलिए हमने यहां पर क्रॉस बना दिया है, यानी कोई भी विदूषक नहीं है।
अब रस की बात करें तो इसमें वीर रस है, महावीर चरितम में वीर रस है, नाम से ही पता लग रहा है महावीर चरितम, तो इसमें क्या है, वीर रस है, महावीर जब नाम सुनावे, ठीक है। ऐसे तो महावीर चरितम में वीर रस है। इसके बाद में गुण की बात करें तो ओज गुण है, क्या है, ओज गुण। और रीति की बात करें तो गौड़ी रीति है। कौन सी रीति है, गौड़ी रीति है, ये याद रखना, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि महावीर चरितम में रीति है गौड़ी, और गुण है ओज, और रस है वीर रस। आगे है उपजीव्य, यानी उपजीव्य काव्य कौन सा माना जाता है, तो वाल्मीकि का रामायण माना जाता है उपजीव्य काव्य। कौन सा, रामायण को उपजीव्य काव्य माना जाता है। ऐसा सवाल जरूर आता है कि महावीर चरितम जो नाटक है इसका उपजीव्य काव्य किसे माना जाता है, तो उत्तर होगा वाल्मीकि रामायण को। ठीक, अब इसके बाद में कथानक की बात करते हैं हम कि इसमें क्या कथानक है। महावीर चरितम जो नाटक है आखिर इसमें है क्या, सुनिए एकदम शॉर्ट में बता देता हूं, इसमें बहुत ज्यादा कोई मतलब है नहीं। तो इसमें याद रखना, राम विवाह से राज्याभिषेक तक की इसमें कथा है, यानी राम जी के विवाह से लेकर के राम जी के अभिषेक तक की इसमें कथा वर्णित है। अब रामायण तो आप सब जानते हैं, इसलिए मैंने डिटेल से यहां पर ज्यादा नहीं लिखा। या फिर आप यूं समझ सकते हैं कि बालकांड से युद्ध कांड तक का इसमें आपको मैटर मिलेगा, बालकांड से लेकर के युद्ध कांड तक का मैटर यहां पर दिया गया है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कथानक आपको शॉर्ट में और समझा देता हूं कि भैया इसमें है क्या, थोड़ा सा और समझ लो आप। तो सुनिए, सीता स्वयंवर में राम जी का विवाह होता है, सीता जी का स्वयंवर होता है, धनुष टूटता है और आपस में विवाह हो जाता है सीता जी का राम जी के साथ में। शिव धनुष को तोड़ना, रावण का क्रोधित होना, मंत्री माल्यवान के उकसाने पर परशुराम और राम में वाक युद्ध होता है, आपस में कहा सुनी हो जाती है, वाणी का युद्ध होता है। परशुराम जी परास्त हो जाते हैं, राम का अयोध्या में आगमन होता है, वनवास जाना होता है, सीता का हरण होता है, राम रावण में युद्ध होता है और रावण की मृत्यु होती है। सीता जी का अग्नि परीक्षा का होना, राम का पुनः राज्याभिषेक होता है। पुनः का मतलब है लास्ट में राम का राज्याभिषेक होता है। तो ये सारी घटनाएं जो मैंने बताई हैं, ये सारी घटनाएं इस नाटक के अंदर हैं महावीर चरितम में। इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया था कि राम के विवाह से राज्याभिषेक तक की जितनी भी घटना है वो इस नाटक में है। या फिर यूं कह सकते हैं कि बालकांड से लेकर के युद्ध कांड तक का इसमें पूरा वृत्तांत आपको मिलता है। तो ऐसे करके हमारा महावीर चरितम नाटक पूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो 2 नाटक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब भवभूति जी का तीसरा और लास्ट और सर्वश्रेष्ठ नाटक उत्तर रामचरितम, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला है इसमें नाटक उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम के बारे में देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि इसमें विदूषक कौन है, तो आपको बता दें कि इसमें कोई भी विदूषक नहीं है, विदूषक से रहित नाटक है। मैंने पहले भी कहा कि भवभूति के नाटकों में कोई भी विदूषक नहीं है, किसी भी नाटक में आपको विदूषक नहीं मिलेगा, विदूषक से रहित नाटक हैं। ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद में देखिए, यहां पर हमारा दूसरा फैक्ट आता है कि ये किस विधा के अंतर्गत आता है। तो ये उत्तर रामचरितम दोस्तों नाटक है। क्या है, नाटक है। इसके बाद में है कि इसमें कितने अंक हैं, तो इसमें टोटल 7 अंक हैं। कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। ये याद रखना अब एक एक फैक्ट को। मैंने इसमें वो ही चीज लिखी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है या पहले पूछ ली गई है, वो ही मैंने यहां लिखा है। ठीक, आगे लिख रहे हैं, भवभूति का सर्वस्व किसे कहा जाता है। कितना मोस्ट फैक्ट है, भवभूति का सर्वस्व किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा उत्तर रामचरितम को। क्या उत्तर है, उत्तर रामचरितम को कहा जाता है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
आगे है सबसे पहले नायक। उत्तर रामचरितम नाटक में नायक कौन है? तो याद रखना श्री राम नायक हैं इसमें। और नायक किस कैटेगरी के हैं? धीरोदात्त कैटेगरी के हैं। किसके हैं? धीरोदात्त कैटेगरी के। अब यहां पर देखो धीरोदात्त बना दिया इनको, यानी राम को अधीर नायक दिखाने के कारण इस नाटक में यह एक काव्य दोष है। यानी कि यहां पर भवभूति जी ने राम को अधीर नायक दिखाया है, इसलिए यहां पर जो हमारा कवि समाज है वो यहां पर काव्य दोष इसको मानते हैं। ठीक है ना। ऐसे आगे चलिए। आगे इसमें राम की बहन का नाम आता है शांता। ये सब जगह नहीं आता है लेकिन इसमें ऐसा उल्लेख मिलता है, राम की बहन का नाम शांता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना राम की बहन का नाम शांता। आगे है, अब देखो इसमें एक फैक्ट मैंने साथ में लिख दिया कि जो शांता है राम जी की बहन, उसका पति का नाम है ऋष्यभृंग। ऋष्यभृंग नहीं, श्रृंग है ये है ऋष्य श्रृंग। कौन है? ऋष्यशृंग, याद रखना। ठीक है। इसके बाद में राम का जो गुप्तचर है उसका नाम है दुर्मुख। क्या नाम है? दुर्मुख। और सुमंत्र कौन है? राम का सारथी। क्या नाम है? सुमंत्र। सुमंत्र राम का सारथी है। ऐसे, ठीक है ना। आगे चलिए, अब आगे हम बात करते हैं, देखिए इसमें जो विशेष फैक्ट हैं उनसे रिलेटेड। नायिका की बात करते हैं। नायिका कौन है? तो नायिका है देवी सीता। अब ये नायिका हमारी जो है वो स्वकीय प्रकृति की है, स्वकीय। ठीक है। इसके बाद में सीता जी की सखी है वासंती, ये वन देवी हैं। सीता जी की सखी का नाम है वासंती। इधर वाल्मीकि जो शिष्य हैं उनका नाम है सौधातकी और दंडायन। ये दोनों वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। क्या नाम है? सौधातकी और दंडायन। ठीक है, याद रखना ये इनमें से सवाल बन सकता है किसी भी तरह से, तो आप गलत नहीं करें इसको, ऐसे आपको ध्यान रखना। इसके बाद में है प्रधान रस। यदि सवाल आता है कि उत्तर रामचरितम में प्रधान रस कौन सा है, तो उत्तर होगा करुण रस। कौन सा है? करुण रस। आगे है रीति। यदि रीति पूछी जाए तो वैदर्भी और गौड़ी रीति है। दो रीति याद रखनी है, वैदर्भी रीति और गौड़ी रीति। और गुण की बात की जाए, गुण कौन सा है, तो इसमें प्रसाद, माधुर्य और ओज, इन तीनों गुणों का इसमें आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, समन्वय मिलेगा। नदी देवता इसमें कौन कौन है? तमसा और मुरला, ये दोनों नदी देवता के रूप में पात्र में इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है ना। आगे चलिए, आगे देखिए यहां पर लिख रहे हैं शूद्र मुनि शंबुक का वध किसके द्वारा किया जाता है? तो सिंपल है, तो यहां याद रखना राम जी के द्वारा किया जाता है। शंबुक का वध राम जी के द्वारा किया जाता है। आगे चंद्रकेतु कौन है? तो लक्ष्मण का पुत्र है चंद्रकेतु। और इसके बारे में और आगे लिख रहे हैं कि और अश्वमेध यज्ञ के अश्व का रक्षक है। जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी इसी चंद्रकेतु को दी गई। तो चंद्रकेतु लक्ष्मण का पुत्र है। ठीक है। लव द्वारा प्रयुक्त अस्त्र। ठीक है, जब आपस में युद्ध होता है, जब इन्होंने लव कुश ने घोड़ा पकड़ लिया, ठीक है, तो लव के द्वारा कौन सा अस्त्र चलाया गया? तो लव के द्वारा जो अस्त्र चलाया गया उसका नाम है जृंभक अस्त्र। क्या नाम है? जृंभक अस्त्र। ऐसे याद रखना है। ठीक है ना। आगे चलिए, आगे देखिए यहां पर लिख रहा है छायांक, यानी छायांक किसे कहते हैं? ठीक है, ये अच्छा फैक्ट है छायांक। तो इसमें हमने इसको स्पष्ट करके लिखा है कि इस उत्तर रामचरितम नाटक में अदृश्य सीता जी को छाया सीता जी कहा गया है। यानी सीता जी अदृश्य रूप में रहती हैं, तो उनके लिए नाम दिया गया छाया सीता जी। क्या नाम दिया गया? छाया सीता। इसीलिए इसके तृतीय अंक को छायांक कहते हैं। और यह दृश्य आपका तीसरे अंक में दिखाया जाता है, इसीलिए तीसरे अंक को छायांक कहते हैं। क्या कहते हैं? छायांक। आगे कह रहे हैं कि सप्तम अंक को गर्भांक कहते हैं।
सप्तम अंक को गर्भांक कहते हैं। समझ गए बात को? तो गर्भांक किसे कहते हैं, ऐसा सवाल आ सकता है। तो उत्तर हो जाएगा सप्तम अंक को। उत्तर रामचरितम का सप्तम अंक गर्भांक कहलाता है और तृतीय अंक छायांक कहलाता है। ऐसे आगे लिख रहे हैं कि इस नाटक को गर्भ नाटक युक्त नाटक कहते हैं। ये भी मोस्ट फैक्ट है। गर्भ नाटक युक्त नाटक किसे कहते हैं? तो याद रखना, उत्तर रामचरितम को कहते हैं। किसको? उत्तर रामचरितम को कहते हैं। ऐसे आगे चलिए, आगे देखिए, यहां पर उपजीव्य की बात आती है कि उपजीव्य काव्य कौन सा है। तो यहां याद रखना, आपको दो फैक्ट याद रखने हैं आपको उपजीव्य काव्य के अंदर। एक तो रामायण का उत्तरकांड उपजीव्य काव्य है, इसके अलावा पद्म पुराण का पाताल खंड। ये दो आपको उपजीव्य काव्य आपको याद रखने हैं। इनके आधार पर ही यह नाटक लिखा गया है। ऐसे ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं मित्रों। आगे मैं आपको इसमें जितने भी अंक हैं, ठीक है, उन सभी अंकों के नाम बताऊंगा। प्रथम अंक का क्या नाम है, द्वितीय का नाम क्या है, तृतीय अंक का नाम क्या है, चतुर्थ पंचम षष्ठ और सप्तम अंक का नाम क्या है। ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने सारे ही लिख दिए आपको। ठीक है, सवाल आ जाएगा जैसे उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का नाम बताओ, चतुर्थ अंक का नाम बताओ, पंचम अंक का नाम बताओ, षष्ठ अंक का नाम बताओ। ऐसा आ सकता है सवाल, इसलिए हमने सारे लिख दिए यहां पर। तो आप एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएंगे आपको, इसलिए सवाल गलत नहीं होगा आपका। ठीक, चलिए देखिए मित्रों, यहां पर अंकों के नाम टोटल इसमें 7 अंक हैं, तो मैंने एक एक को लिख दिया है। पहला अंक है हमारा, इसका नाम है चित्रदर्शन। पहले अंक का नाम है चित्रदर्शन। ठीक, दूसरा अंक है, नाम है पंचवटी प्रवेश। तीसरे अंक का नाम है छायांक। यह सर्वश्रेष्ठ अंक है, इसको सर्वश्रेष्ठ अंक कहते हैं या फिर इसको नाटक का प्राण कहते हैं। ये याद रखना आपको, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। उत्तर रामचरितम में किसको नाटक का प्राण कहा जाता है? तो इसमें आएगा तृतीय अंक को नाटक का प्राण कहा जाता है। या आ सकता है कि सर्वश्रेष्ठ अंक किसे माना गया है? उत्तर रामचरित में किस अंक को सर्वश्रेष्ठ अंक कहा गया है? तृतीय अंक को। छायांक किसे कहते हैं? तृतीय अंक को। नाटक का प्राण किसे कहते हैं? तृतीय अंक को। तो देखिए कितने प्रश्न बन रहे हैं एक जगह से ही। आगे है चतुर्थ अंक, नाम है कौशल्या जनक योग। क्या नाम है? कौशल्या जनक योग। पंचम अंक, नाम है कुमार पराक्रम। इसके अंदर लव और चंद्रकेतु में संवाद होता है। लव और चंद्रकेतु दोनों के बीच में संवाद होता है, तो नाम रख दिया कुमार पराक्रम। षष्ठ अंक है कुमार प्रत्यभिज्ञान। राम सीता का आगमन होता है इसमें। ठीक है, तो नाम रख दिया कुमार प्रत्यभिज्ञान। और सातवां और लास्ट अंक है सम्मेलनम। क्या नाम है? सम्मेलन। इसको गर्भांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भांक भी इसे कहा जाता है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे 7 अंकों के नाम हो जाते हैं। बहुत ही मोस्ट हैं, यहां से आपका कोई भी सवाल आए तो गलत नहीं होना चाहिए। इनको आप बार बार सुनोगे और देखोगे तो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। ठीक है मित्रों, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मित्रों, आगे हम कथानक की बात करते हैं। उत्तर रामचरितम जो नाटक है, इसमें कथानक क्या है? तो यहां पर मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूं। इसमें रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है, यानी रामायण के उत्तरकांड में जो घटना घटित की हैं वो सबकी सब उत्तर रामचरितम में दर्शाई गई हैं। इस नाटक को सुखांत बनाने के लिए अंत में राम और सीता के मिलन की घटना को इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, क्योंकि जो नाटक होते हैं उनको सुखांत बनाया जाता है, लेकिन नाटकों के अंदर एक नाटक उरुभंगम दुखांत है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर सुखांत बनाने के लिए राम और सीता का मिलन करवाया जाता है, यानी मिलन करने की जो घटना है वो इसमें जोड़ी गई है। ऐसे आपको इसमें समझना है। अब थोड़ा सा और विस्तार से मैं इसमें बताता हूं कि आखिर इसमें क्या क्या होता है। सुन लीजिए सभी कथानक के विषय में।
लक्ष्मण द्वारा चित्रवीथि में राम व सीता का चित्र दर्शन करना, दुर्मुख द्वारा लोक व्यवहार का पता चलने पर राम द्वारा सीता का परित्याग कर दिया जाता है, राम का पंचवटी में प्रवेश करना, अश्वमेध यज्ञ हेतु सीता की प्रतिमा बनवाना, शंभूक का वध करना, अश्वमेध यज्ञ करना, पुनः पंचवटी में आगमन होता है, सीता का स्मरण होता है, राम का मूर्छित हो जाना, अदृश्य सीता द्वारा राम जी को होश में लाया जाता है, जनक कौशल्या आदि का वाल्मीकि के आश्रम में आगमन होता है, अश्वमेध अश्व को लव द्वारा पकड़ना, लव और चंद्रकेतु में युद्ध होता है, राम सीता का आगमन हो जाता है, सभी का पुनः मिलन हो जाता है, गंगा व पृथ्वी के सहयोग से अप्सराओं द्वारा नाटक का मंचन करना होता है और सीता को निर्दोष साबित कर दिया जाता है। इस तरह से नाटक का समापन हो जाता है। इस नाटक को सुखांत बनाने के लिए अंत में राम व सीता का मिलन बताया गया है। तो ये हमारा कथानक पूरा हो जाता है। मैंने इसमें जो जो घटनाएं हुई हैं वो सारी घटनाएं मैंने आपको शॉर्ट में बता दी हैं। अब बहुत ज़्यादा डिटेल से यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो फैक्ट आपको बताए हैं यदि वो आप याद कर लेते हैं तो ये हमें पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आपके सवाल गलत नहीं होंगे। बस, और हमें यही चाहिए, बस हमारा सवाल गलत नहीं होना चाहिए, यही तो चाहिए हमें। चलिए आगे हम इसमें सूक्तियाँ और देखते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी सूक्तियाँ, ये देखिए, ये हमारी सूक्तियाँ हैं। इसमें उत्तर रामचरित के अंदर जो भी मेन सूक्तियाँ हैं जो एग्जाम में पहले पूछी गई हैं और पूछने की संभावना है वो मैंने यहाँ पर आपको टोटल 11 सूक्तियाँ लिखी हैं। ठीक है, उनके बारे में एक बार समझ लेते हैं। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर पहली सूक्ति है गुणा पूजा स्थानम गुणीसु नैचे लिंगम नैचे वयः। बहुत ही सुंदर सूक्ति है। अब इस सूक्ति का मतलब सुन लीजिए क्या है। इसका मतलब है कि गुणवान व्यक्तियों के सम्मान का कारण उनके गुण होते हैं, चिन्ह और उम्र नहीं होते। यानी कोई लिंग जैसे कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग वगैरह कोई ऐसा चिन्ह किसी भी तरह का वो मायने नहीं रखता है और आयु मायने नहीं रखती है। यदि आप में गुण हैं तो निश्चित रूप से आपका सम्मान होगा, इसलिए सम्मान गुणों का होता है। ठीक है, चिन्ह या उम्र को देख करके नहीं होता, ऐसा इसका मतलब है। आगे है 2 नंबर पे, एको रसः करुण एव निमित्त भेदाद भिन्नः। ये तो आपको मैंने पहले भी समझा दिया है इसके बारे में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ही रस, यहाँ पर करुण रस जो है वो ही मेन है, अर्थात यहाँ करुण रस को रसराज कहा गया है, बाकी तो केवल भेद मात्र हैं, ऐसा इसका मतलब है। आगे चलो 3 नंबर, त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम। त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, इसका अर्थ है कि त्वम जीवितम यानी तुम मेरे प्राण हो, तुम ही मेरा द्वितीय हृदय हो। त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, तुम ही मेरा द्वितीय हृदय हो, ऐसा इसमें कहा गया है। आगे है देखो 4 नंबर पे, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि महापुरुषों के हृदय को कौन समझ सकता है? जो वज्र से कठोर और पुष्प से कोमल होते हैं उनको कौन समझ सकता है? वज्रादपि कठोराणी यानी वज्र से भी कठोर और मृदूनि कुसुमादपि और पुष्प से भी कोमल होते हैं, ऐसे महापुरुषों के हृदय को कौन समझ पाता है? ऐसा। आगे है 5 नंबर पे, तेजः तेजसी शाम्यति। तेजः तेजसी शाम्यति, अर्थात तेज तेज में ही शांत होता है, तेज तेज में ही शांत होता है, ऐसा इसका मतलब है। आगे 6 नंबर पे देखिए, संतापकारिणो बंधुजन विप्रयोगा भवन्ति। बहुत ही सुंदर। इसका मतलब है कि बंधुजनों का वियोग कष्टकारी होता है। जब हमारे बंधुजन हमसे दूर हो जाते हैं
ठीक है, उनका वियोग हो जाता है तो बड़ा दुखदाई होता है, कष्टकारी होता है। ऐसा 7 नंबर पे है अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्स हृदयम। इसका मतलब है कि भावुक दृश्यों को देख करके पत्थर भी रोने लगता है और वज्र का हृदय भी टूट जाता है। किसको देख करके भैया? भावुक दृश्यों को। कभी कभी ऐसे भावुक दृश्य दिखते हैं जिसमें पत्थर भी रोने लग जाता है और वज्र का हृदय भी टूट जाता है, ऐसा इसका मतलब है। ठीक, आगे है 8 नंबर पे पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रशः। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रशः मतलब क्या है सुनिए। इसका मतलब है कि राम की दशा पुटपाक के समान है, क्योंकि राम के हृदय में सीता परित्याग से उत्पन्न करुणा दुख उत्पन्न कर रही है, लेकिन गंभीर स्वभाव के कारण राम उसको प्रकट नहीं कर रहे हैं, अंदर अंदर दुख पहुंचा रही है। जब सीता का परित्याग कर दिया गया तो उस परित्याग से उत्पन्न जो दुख है वो बहुत ज्यादा दुखदाई है दुख, लेकिन उनका जो स्वभाव है वो बहुत गंभीर है, इसलिए वह उस दुख को प्रकट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कहा कि राम की जो दशा है वो पुटपाक के समान है। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रशः। ऐसे आगे चलिए 9 नंबर पे है सर्वमति मात्रम दोषाय। इसका मतलब है कि सर्वम अति मात्रम, यानी कि अति हमेशा दोष का कारण होती है। अति सर्वत्र वर्जयेत, आपने सुना होगा, अति हमेशा दोष का कारण होती है, इसलिए किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। अति, ठीक है, जैसे मान लो बहुत ज्यादा हो जाना, जैसे आप बहुत ज्यादा खा लो तो अति हो गई खाने की, बहुत ज्यादा आप मान लो सो लो तो सोने की अति हो गई, बहुत ज्यादा आप पढ़ लो तो पढ़ने की अति हो गई, ऐसी वो थोड़ी सी दुखदाई होती है। सेकंड लास्ट है हमारा प्रियनाशे कृत्स्नम किलह जगदरण्य अरण्यम ही भवति। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रिय पत्नी के अभाव में संपूर्ण जगत बीहड़ जंगल के समान लगता है। कितनी बढ़िया बात कही है, देखो, प्रिय पत्नी के अभाव में, यानी जो प्रिय हो, ठीक है, और पत्नी हो, प्रिय पत्नी के अभाव में संपूर्ण जगत यानी ये पूरा संसार है ना, ये बीहड़ जंगल के समान प्रतीत होता है। कुछ नहीं है ये सब, किसके अभाव में? प्रिय पत्नी के अभाव में, ऐसा इसका मतलब है। लास्ट सूक्ति और सुन लीजिए, लतायाम पूर्व लूनायाम प्रशवस्योद्भवः कुतः। इसका मतलब है कि पूर्व में नष्ट की गई लता से फूलों की उत्पत्ति कैसे संभव है, ये इसका मतलब है। तो इस तरह से दोस्तों यहां पर मैंने आपको 11 सूक्ति बताई है टोटल। कितनी? 11। और मैंने अच्छे से अर्थ भी समझा दिया है, क्योंकि अर्थ समझने से क्या है कि हम इनको भूलते नहीं हैं और नाटक से इनका जुड़ाव हो जाता है, हमें याद भी रहता है कि ये किस नाटक से हैं और कहाँ इनका संबंध आपस में कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से मित्रों आज हमने आपको यहाँ भवभूति जी के बारे में पूरी डिटेल बताई, उनका जीवन परिचय बताया, उनकी रचनाओं के विषय में, और उनके जो 3 नाटक हैं उनको हमने डिटेल से आपको समझा दिया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। ऐसे ही आपको लगातार क्लासेज मिलती रहेंगी, तो बस छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना। यार कोई भी सवाल है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, लगातार क्लासेज आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। तो बस ऐसे ही आप चैनल से जुड़े रहिए और कोई भी सवाल है तो आप पूछ लीजिए कमेंट में, निश्चित रूप से उसका जवाब दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। सबके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।